किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी जिसका शीर्षक है मेरा प्यार। मैं आपसे दावा करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी हम सभी लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज देकर जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुधांशु का आज पहला दिन था ऑफिस में। नौकरी करते तो उसे 6 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन इस शहर में वो अभी पिछले हफ्ते ही आया है। नया शहर, नया ऑफिस, नए लोग और नया बॉस, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत हिचकिचाहट थी उसके मन में। इन सभी आशंकाओं के साथ वो ऑफिस में गया। प्यून से बॉस के विषय में पूछकर वो उनके केबिन की ओर बढ़ गया। अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उसने केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से किसी महिला की आवाज़ आई, कम इन। वो अंदर पहुंचा और अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेटर दिखाया। महिला बॉस को जब तसल्ली हो गई तो वो बोली, सब ठीक है, चलिए मैं आपको आपका केबिन दिखा दूं। जी नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं प्यून के साथ चला जाता हूँ, सुधांशु बोला। ठीक है, आप प्यून के साथ तो चले जाएंगे, लेकिन आपको काम समझाने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि मैं ही आपको केबिन दिखा दूं, महिला बॉस ने कहा। और सुधांशु उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दोनों ही केबिन की ओर बढ़ चले। केबिन में पहुंचकर सुधांशु ने सारा काम संभाल लिया। दोपहर हो चली थी, लंच का समय था। तभी प्यून सुधांशु के केबिन में आकर बोला, चलिए आपको मैडम बुलाया है। सुधांशु बॉस के केबिन में पहुंचा तो देखा कि वो अपना टिफिन खोलकर 2 प्लेट्स लगाकर बैठी थीं। जी मैडम, आपने बुलाया? सुधांशु ने पूछा। जी, आज आपका पहला दिन है, आप लंच तो लाए नहीं होंगे, इसलिए सोचा कि आपको लंच के लिए इनवाइट कर लूं, मैडम बोली। जी मैडम, थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है, सुधांशु बोला। कोई बात नहीं, जितना मन हो उतना खा लीजिए, मैडम बोली। मैडम के इतना कहने पर सुधांशु को लंच करना पड़ा। खाना अच्छा था और सुधांशु को भूख भी लगी थी। भूख न लगने का तो उसने बहाना किया था। शाम को सुधांशु घर पहुंचा। अरे पापा, आ गए आप, देखो ना आज दादी ने मुझे एक अच्छा गाना सिखाया। आप हाथ मुंह धोकर आराम कर लीजिए, मैं फिर आपको आकर गाना सुनाऊंगी, सुधांशु की 6 साल की बेटी पीहू आकर बोली। ओहो, मेरा बच्चा कितना समझदार है, जिद नहीं करता, सुधांशु ने पीहू से कहा। तभी सुधांशु की माँ सुनंदा ने आकर पूछा, बेटा कैसा रहा आज का पहला दिन? माँ, काफ़ी अच्छा रहा, कल मैं भी लंच लेकर जाऊंगा। आज आपको जगाने में देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा रहने दो, लेकिन सुबह सुबह मैं ही उठकर तैयार कर लूँगा लंच। आप तो वैसे भी घुटनों की तकलीफ से परेशान रहती हैं, ऊपर से नया शहर तो बाई भी नहीं मिल रही है, सुधांशु बोला। तू क्यों बनाएगा भला लंच? मैं कोशिश करूंगी कि तेरे लिए लंच तैयार कर लूं। अच्छा, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं अब तक चाय लाती हूँ, सुनंदा जी बोली। अच्छा माँ, चाय पीकर मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ, सुधांशु बोला। ना रे, मैंने आधा खाना तैयार कर लिया है, बस चपातियाँ सेकना बाकी हैं, सुनंदा जी बोली। माँ, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? सुधांशु बोला। इसलिए तो कहती हूँ कि एक प्यारी सी बहू लेकर आ, फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनंदा जी बोली। फिर वही बात माँ, तुम इतनी लड़कियां देख चुकी हो, लेकिन जहाँ पीहू की बात आती है तो सबका मन खट्टा हो जाता है और वो शादी के लिए मना कर देती है, सुधांशु बोला। मैंने कहा ना तुझसे कि मैं पीहू को लेकर अलग घर में रह लूंगी, तू बस अपना घर बसा ले, सुनंदा जी बोली। ऐसा नहीं हो सकता माँ, पीहू की माँ मरने से पहले उसकी जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर गई थी, मैं पीहू को छोड़कर अपनी अलग दुनिया कैसे बसा सकता हूँ, सुधांशु बोला। अच्छा, तू अब जा और पहले हाथ मुंह धोकर आ, मैं चाय लेकर आती हूँ, सुनंदा जी ने सुधांशु से फिर से कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गया, सुधांशु इतना कहकर चला गया। ये ही रोज का सिलसिला है माँ बेटे में। सुधांशु की शादी को लेकर ऐसे ही कहा सुनी होती रहती है। दूसरे दिन सुधांशु फिर ऑफिस पहुंचा और अब उसकी 1-2 लोगों और भी पहचान हो गई थी। अब सुधांशु का ऑफिस में मन लग गया था। ऑफिस में एक और सहकर्मी उसका अच्छा दोस्त बन गया था।
वो रोज अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना लाता और खाने की बहुत तारीफ करता, लेकिन सुधांशु के पास कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। वो ज़्यादातर खुद ही खाना बना कर लाता और बाई के मिल जाने पर वो बाई के हाथों का बना खाना लेकर आता। एक दिन उसके दोस्त सुभाष ने पूछ ही लिया कि घर में कौन कौन है। वो बोला माँ है जो घुटनों से लाचार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसके ऑपरेशन में भी दिक्कत है क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, और एक 6 साल की बेटी है, सुधांशु ने जवाब दिया। और भाभी जी, सुभाष ने सुधांशु से पूछा। वो एक लंबी कहानी है, सुधांशु बोला। तो सुनाओ ना यार, मन में बोझ नहीं रखते, सुभाष बोला। तो सुनो। इतना कहकर सुधांशु ने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। ये तब की बात है जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं एक गांव से शहर आया था। मुझे खाना बनाना और घर के काम बिल्कुल नहीं आते थे। तब माँ, बड़े भैया और भाभी के साथ गांव में ही रहती थी। पिताजी तो बहुत पहले ही हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे। मैंने काम के लिए एक बाई रख ली, उसका नाम कजरी था, जिससे मुझसे काफ़ी सुविधा हो गई थी। घर भी साफ सुथरा रहता और खाना भी समय पर मिल जाता। उस लड़की की उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। वो मुझे भैया कहती थी। पड़ोस के जान पहचान वालों ने बताया कि उसका पति उसे गांव से भगा कर लाया था और उससे काम करवाता और खुद दारू पीकर पड़ा रहता। पैसे न देने पर मारता पीटता। कजरी बेचारी वापस अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके घर वाले उसे ना अपनाते, इसलिए वो घर वापस लौटकर न गई। उसकी 6 महीने की एक बेटी थी जिसे काम के वक्त वो अपनी पड़ोस की काकी के यहाँ छोड़कर आती थी। बच्ची इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे रखने को तैयार हो जाता। लेकिन एक रात करीब 12 बजे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कजरी खड़ी थी, बच्ची को गोद में लिए हुए बेहाल परेशान सी। मैंने उससे पूछा, कजरी तुम इतनी रात को क्या बात है? वो बोली, भैया मेरी बच्ची को बचा लो, मेरा आदमी इसे बेचने जा रहा था। उसे दारू के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे। उसने मुझे बहुत मारा पीटा और बच्ची को बेचने ले जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इसे छुड़ाकर भागी हूँ। इसे अभी आप रख लीजिए, मैं सुबह लेकर चली जाऊंगी। और इतना कहकर वो चली गई। मैंने रात भर जैसे तैसे बच्ची को संभाला, उसे चम्मच से दूध पिलाया तो वो गट गट करके पीने लगी और खिलखिला पड़ी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। कुछ देर में उसके साथ खेलता रहा और वो सो गई। सुबह बहुत देर तक जब कजरी नहीं आई तो मैंने आस पड़ोस से सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, रात में कजरी हमारे यहाँ भी बच्ची को लेकर आई थी, लेकिन हम सब ठहरे गृहस्थी वाले तो हमने मना कर दिया बच्ची को रखने से। वैसे भी ऐसे लफड़े में कौन फंसे। शायद आपको पता नहीं कि रात को ही उसके पति ने कजरी को इतना मारा कि वो मर गई और उसके पति को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब आप ऐसा कीजिए कि इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में ले जाइए। मैं बच्ची को अनाथ आश्रम में ले गया, लेकिन मेरा मन ना माना और पुलिस के पास जाकर मैंने सारी बात बताकर बच्ची को गोद लेने की कानूनी कार्रवाई करवाई और बच्ची को घर ले आया। मैंने बच्ची को संभालने के लिए माँ को गांव से बुलवा लिया, जिससे बड़े भैया भी नाराज हो गए और आज तक मुझसे बात नहीं करते। मेरा उस बच्ची के साथ एक पवित्र रिश्ता है। वो ही अब मेरा प्यार है जिसे कोई भी नहीं नकार सकता। सुधांशु की बात सुनकर सुभाष बोला, तुम तो बड़े जिगरे वाले हो, ऐसा काम तो महान इंसान ही कर पाता है। और इन दोनों की बातें पीछे बॉस खड़ी होकर सुन रही थी। उनकी आंखें भर आईं उस बच्ची के बारे में सुनकर। तभी उन्होंने कहा कि मिस्टर सुधांशु, खाना खाकर आप फौरन मेरे केबिन में आइए। और इतना कहकर वो चली गईं। सुधांशु ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और बॉस के केबिन में पहुंचा। उनसे पूछा कि क्या बात है। बॉस बोली, मुझे उस बच्ची से बहुत हमदर्दी है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो क्या आपने सब सुन लिया है मैडम? सुधांशु ने पूछा। हाँ, मैं भी एक अनाथ बच्ची हूँ, अनाथालय में पली बढ़ी, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मैंने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे आप जैसा गहरे हृदय वाला व्यक्ति नहीं मिला। ये सुनकर सुधांशु मुस्कुरा उठा। शायद बॉस के दिल में अब सुधांशु के लिए प्यार और इज्जत दोनों पनप गए थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि जीवन में हमेशा जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती रहती हैं। सही मायने में जिम्मेदारी लेना और चुनौतियों का सामना करना ही जिंदगी है, क्योंकि कठिन परिश्रम के जीवन में
आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ चैन से सोने नहीं देता, हौसला किसी भी मुश्किल में रुकने नहीं देता। जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? जिंदगी में यही तो इंसान को हुनरमंद बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।